नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला इस वक्त अपराधियों और माफियाओं का कुरुक्षेत्र बन चुका है। यहां कानून का राज पूरी तरह दफन हो चुका है और उसकी जगह ले ली है तालिबानी खौफ ने। पहली खौफनाक तस्वीर पटना थाना क्षेत्र के काटकोना गांव से आई है, जहां चरित्र शंका के नाम पर एक पति ने अपनी पत्नी को रस्सी से बांधा, कपड़े फाड़े, सिर मुड़वाया और हद पार करते हुए उसे जबरन पेशाब तक पिलाया गया है। और हैरान करने वाली बात देखिए कि गुनहगार नवा रायपुर के मंत्रालय का रसूखदार कर्मचारी है, जिसके आगे पटना पुलिस नमस्तक है। मामूली धाराओं में खेल कर दिया गया, लेकिन कोरिया का यह खौफनाक सच यही खत्म नहीं होता। इसी कोरिया जिले में रसूख और गुंडागर्दी का दूसरा सबसे भयानक चेहरा तब सामने आया जब बेखौफ रेत माफियाओं ने सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के ही एक नेता को जिंदा जलाकर मार डाला। अब सवाल यह उठता है, जिस प्रदेश में महिला की अस्मत सुरक्षित ना हो और तो और सरकार में बैठी पार्टी का नेता ही रेत माफियाओं के हाथे जिंदा फूंक दिया जाए, वहां आम जनता किसके भरोसे जिए? क्या छत्तीसगढ़ की खाकी ने माफियाओं और मंत्रालय के रसूखदारों के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया है? इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन देखिए पहले एक रिपोर्ट। रिश्तों में कत्ल और अमानवीयता की ये वो दास्तान है जिसे सुनकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाए। रायपुर में काम करने वाले आरोपी पति जितेंद्र खसिया ने अपनी पत्नी तारा के सम्मान को सरेआम मटिया मेट कर दिया। 20 साल पुरानी लव मैरिज का अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा न था। 14 जून को जब सन की पति पंडोपारा पहुंचा तो उसने हैवानियत का ऐसा नंगा नाच नाचा कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा। उसने पत्नी को रस्सी से बांधकर पीटा, सिर मुंडवाया, काले पोती और अपने ही बच्चों से इसका वीडियो बनवाकर महिला को पेशाब पिलाया। महज आज खाकी के उस इकबाल पर है जो रसूखदारों के सामने घुटने टेक देता है। जब पीड़िता लहूलुहान हालत में थाने पहुंची तो कोरिया पुलिस न्याय करने के बजाय रसूखदार साहब के तलवे चाटने लगी। मामले में बीएनएस की ऐसी मामूली और कमजोर धाराएं लगाई गई ताकि साहब को थाने से ही जमानत मिल जाए। आखिर खाकी इतनी मेहरबान क्यों थी? क्योंकि आरोपी कोई आम आदमी नहीं बल्कि नवा रायपुर के मंत्रालय का एक रसूखदार सरकारी कर्मचारी है। तो क्या आप हम ये मान लें कि अगर आपके पास मंत्रालय का आई कार्ड है तो आपको किसी महिला की अस्मत कतरने का लाइसेंस मिल जाता है। जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस की नींद खुली। अपने रिश्तेदार से मैं देखे वगैरह हैं, वहाँ से जितेंद्र से कैसे पता चलीस, वहाँ से गईस, हाथ पर बांधीस, हाथ पर बांध के कैंची काटी, बाल काटीस, मोबिल डाल के पूरा ब्लेड से मुड़ देहिस। चार बच्चे के पेशाब ला पूरा सिर में लगीस और फिर पेशाब भी पिलाइस मोकेला, अपन भी पेशाब ला पिला दिस मोकेला। छोटा बच्चा है ओकर पेशाब से मोके नहलोइस, मोबिल से डालिस, मार भूर करीस, पैर से भी मारिस मोकेला और मारे बहुत धमकी भी देइस कि तो के जला दूँ और जहाँ भी देखूँ वहाँ ख़त्म कर दूँ, धमकी भी दे से। और ऐसा भी बोली से कि पुलिस वाला के ऑर्डर दे से ऐसा करे से, कैसे जाके अपन पत्नी के साथ ऐसा कर। एक तरफ महिला की अस्मत पर रसूख का हथौड़ा चल रहा था तो दूसरी तरफ इसी कोरिया जिले में रेत माफियाओं का खूनी तांडव देखने को मिला। यहाँ अवैध रेत उत्खनन का विरोध करने पर बेखौफ माफियाओं ने सत्ताधारी दल बीजेपी के ही नेता को जिंदा जलाकर मार डाला। इस खौफनाक वारदात ने साबित कर दिया कि कोरिया जिले में अब खाकी का नहीं बल्कि माफियाओं का राज चल रहा है। जब सत्ता पक्ष का नेता ही माफियाओं के आगे महफूज नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? कोरिया की इन दोनों बैक टू बैक वारदातों ने पूरे प्रदेश में एक बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि रायपुर के आलीशान दफ्तरों में बैठकर महिला सुरक्षा और सुशासन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मंत्रियों को कोरबा की ये चीखे और जलते हुए नेताओं की लाशें
दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच और माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ तो वे सड़कों से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेंगे। भाजपा की सरकार में रेत तस्करी जोरों पर है। रेत माफिया एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और सरकार में बैठे लोगों का उनका संरक्षण है। कोरिया जिला में 2 भाजपा के नेता, जिसमें एक का संबंध मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के साथ है और दूसरे का संबंध भाजपा के विधायक रेणुका सिंह के साथ में है। दोनों गैंग जो रेत के तस्करी में जुड़े हुए थे वो एक दूसरे पर हमला करते हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली ऐसी दर्दनाक घटना हुई है कि 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें से एक अभी घायल है, 3 की मौत हो चुकी है। तो ये तो प्रदेश के जंगल राज की स्थिति प्रदेश में है। हर वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है और रेत तस्करी, अफीम की खेती, गांजा की तस्करी का बोलबाला, इसमें सारे भाजपा नेताओं की संलिप्तता है और प्रदेश में कानून नाम की चीज़ नहीं है और सरकार के संरक्षण में इस प्रकार से घटनाएं हो रही है और सरकार इसे रोकने में रुचि नहीं दिखा रही। चाहे वो मंत्रालय का रसूखदार हैवान पति हो या फिर बीजेपी नेता को जिंदा जलाने वाले बेखौफ रेत माफिया, टी न्यूज़ प्लस आज सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछता है कि अपराधियों में कानून का खौफ कब पैदा होगा। मामूली धाराएं लगाकर और खाना पूर्ति करके अपराधियों को शह देना बंद करना होगा। कुमुद मिश्रा की रिपोर्ट, टी न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का कोरिया इस समय कानून का राज खत्म होता दिख रहा है। वहां पे है खौफ का राज। एक तरफ बीजेपी नेता को जिंदा जला दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक मंत्रालय का कर्मचारी अपनी ही पत्नी को सरेआम महिला की जो इज्जत होती तार तार करता नजर आ रहा है। हैरानी इस बात की है कि लोग वहां पे वीडियो बना रहे हैं। इसी पे करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। आशीष यादव जी हैं कांग्रेस, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हैं भाजपा से हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वर्षा यादव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपसे भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। डॉक्टर साहब, सरकार और सत्ता आपकी है तो सवाल सबसे पहले आपसे ही बनता है, जीरो टॉलरेंस वाले सूबे में ऐसा डबल अटैक क्यों? क्या एक तरफ महिला की अस्मिता कतरी जा रही है, दूसरी तरफ आपकी ही अपनी पार्टी के नेता जिंदा फूंका जा रहा है? क्या कोरिया में समांतर सरकार चल रही है जहां कानून की नहीं सिर्फ रसूख और माफिया की बंदूक चल रही है? देखिए, सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। जो दोनों ही घटना आपने बताई बड़ी निंदनीय घटना है और हमारा छत्तीसगढ़ इस चीज के लिए जाना नहीं जाता और सभी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उन्होंने इसमें स्पष्ट कार्यवाही का संदेश दिया। इसमें मैं सुन रहा था, कहा गया कि इसमें मामूली धाराएं लगाई गई हैं, तो उसका मैं खंडन करूंगा क्योंकि सभी धाराएं जो लगी हैं नॉन बिलेबल ऑफेंस में है और जो महिला के संबंधित घटना है तो उनका जो पति है जो मंत्रालय में पदस्थ है तो सिविल सेवा अधिनियम के तहत 24 घंटे जैसे वो गिरफ्तारी में रहेंगे तो अपने आप उनके सस्पेंशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो माफिया वाली बात है तो जो रेत खनन को लेकर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है और आजकल ई टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, तो जो रेत माफिया हैं तो इस प्रकार से इसमें शामिल हो करके अपना जो आज उनको अपना कोचियागिरी करने का, रेत की उसमें करने का, खनन करने का, अवैध खनन करने का उनको जगह नहीं मिल रहा, इसलिए वो इस प्रकार के दुश्मनी भरे कृत्य वहां किए हैं कि लोगों को जिंदा जलाया गया। उसमें भी 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और हत्या के तहत ही उसमें भी मामला दर्ज किया गया है और जो महिला वाले केस है उसमें भी। और निश्चित तौर पे विषय बड़े ही संवेदनशील विषय हैं और सरकार पूरी गंभीरता के साथ इसको देख रही है और पुलिस को पूरी छूट है कि इस प्रकार के कोई भी कृत्य अगर जो भी दोषी है उन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कहीं कोई किसी को बचाने की इसमें चेष्टा नहीं है। जो भी दोषी हैं उनको न्याय सम्मत जो कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है वो देने का प्रयास है। और क्या बुलडोजर एक्शन चाहिए, क्या एक्शन जरूरी है, वो सरकार अपने स्तर पे उसको भी सुनियोजित करेगी कि क्या करना है, कितना अवैध खनन से कमाई हुई है, क्या हुआ है, क्या संपत्ति है, तो संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। और जो महिला के साथ घटना हुई है वो तो बेहद ही निंदनीय घटना है और खुद मतलब उसका एक पति
अब दोनों के बीच में अगर अलगाव हो गया था तो उनके पारिवारिक मामले थे, उनको न्यायालय जा करके अलग हो जाना चाहिए था, पर इस प्रकार के कृत्य सामने आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बच्चों के सामने इस प्रकार से कृत्य किया गया तो ये अकल्पनीय प्रकार का एक कृत्य हुआ है, जिसकी घोर निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। क्योंकि महिला की अस्मिता, चाहे वो महिला का उसके चरित्र पे उसने जो भी कहा हो, जो भी उसका व्यक्तिगत हो, उसके पास न्यायालय का, पुलिस का द्वार था, पर उसने कानून को अपने हाथ में लेकर के और इस प्रकार के कृत्य करके बहुत ही गलत घटना की है। और जो भी कार्रवाई उसमें बन सकती है, जितनी अधिक से अधिक धाराओं में कार्रवाई बन सकती है, सब लगा करके उसमें न्याय सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। आशीष जी, आज आप रेत माफियाओं के तांडव पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि छत्तीसगढ़ में रेत माफिया रातों रात पैदा नहीं हुए हैं? क्या इन माफियाओं के साम्राज्य की नींव आपकी पिछली सरकार के कार्यकाल में मजबूत नहीं हुई थी? तब आपकी पुलिस ने इन पर नकेल क्यों नहीं कसी थी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था की। किस तरह की कानून व्यवस्था है, किस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का ये एक है इन घटनाओं पर कि हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता ये कह देते हैं कि हम संवेदनशील हैं, इस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई होती क्या कार्रवाई होती है? क्या स्पष्ट निर्देश दिया गया है? ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि धाराओं को कमजोर किया जाए। जो मंत्री का वहां पर व्यक्ति है, जो नया रायपुर में काम करता है, अगर वो मंत्रालय में कार्यरत सरकारी आदमी है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई? एक संवैधानिक जगह पर बैठकर वो व्यक्ति अगर ये कर पा रहा है। और जो दूसरी घटना हुई, जिंदा लोगों को जला दिया गया, जिंदा लोगों को। आप ये सोचिए कि कानून का डर, खौफ, भय सब खत्म हो गया है। कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई हो जाएगी, कठिन कार्रवाई हो जाएगी, लोगों को, आरोपियों को सजा दी जाएगी। अरे ये हो क्यों रहा है भाई? सबसे पहली बात यह है कि ये करने की हिम्मत कहां से आ रही है? अगर कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था का डर कहां है? कानून व्यवस्था का भय कहां है? अपराधियों के अंदर ये एक भावना ही नहीं है कि मैं कोई आरोप करूंगा, कोई मैं वारदात को अंजाम दूंगा तो मुझे जेल हो सकती है या कानून मुझे छोड़ेगा नहीं। जी, ये खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल कि यही बात जो है सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वर्षा यादव जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वर्षा जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वरिष्ठ पत्रकार संपर्क नहीं हो पा रहा, हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम डॉक्टर साहब के पास वापस आते हैं। अच्छा, वर्षा जी, आपकी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। वर्षा जी, इन दोनों घटनाओं, एक तरफ महिला उत्पीड़न और बीजेपी नेता की हत्या को अगर मिलाकर देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से सड़ चुका है? अपराधियों में खाकी के वर्दी का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है? जी, सबसे पहले तो ये देखिए, मेरा सबसे पहले इस डिबेट से चालू होने से पहले मैं उन महिला जो है, जो जिनका ये मैंने अभी देखा, ये खबरें जो लगातार चल रही हैं, और जो कल एक जो घटना हुई है जी, उसमें सबसे पहले मेरी तरफ से उस परिवार के लिए मानवीय जो इस घटना हुई है उस पर मेरा सबसे पहला गहरा शोक है। क्योंकि देखिए, एक परिवार उजड़ रहा है जी, और ये भी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश रहा है, और अब अपराध बनाम जो एक बोलते हैं ना कि कानून होना चाहिए जी, लगातार प्रदेश एक शांत माहौल रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ एक हमेशा से शांत प्रदेश रहा है, जहाँ अलग अलग राज्यों से लोग हमेशा अपनी रोजी रोटी के लिए इस राज्य को हमेशा से प्राथमिकता में देते आए हैं। और अब वही राज्य जो है, उस राज्य में कितनी अशांति फैल चुकी है। एक बात आप देखिए कि किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना, आप अब तक हम प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं देख रहे थे कि चलिए चाकूबाजियां हो रही हैं लगातार, ये खबरें, ऐसा हो गया था कि डे रूटीन की कुछ खबरें हो गई हैं, डे रूटीन की हम कुछ एक डे लाइफस्टाइल में ही हमारा एक हिस्सा हो गया था। लोगों ने तो ये से एक्सेप्ट कर लिया था कि चाकूबाजी भी हमारी डे लाइफ का एक हिस्सा ही है।
जी। बस ये है कि कब किसका चाकू पड़ जाए ये नहीं पता, लेकिन लोगों ने उसको भी डर के सहम के, क्योंकि देखिए ना आप, शासन और प्रशासन का तो किसी भी रूप से कोई तालमेल नहीं है। अगर शासन और प्रशासन का एक साथ तालमेल हो जी तो ये सारी चीजें घटनाएं। मेरा एक सवाल आपसे ये है, यहाँ बैठे जो सरकार में हैं और जी जो हमारे तत्कालीन सरकार में भी रह चुके हैं, दोनों पार्टियां हैं, राजनीतिक दल से उठ के हैं, जी कि घटना हो जाने के बाद ही क्यों लोग जागते हैं? ये घटना जी। से पहले क्यों नहीं हमारी जो है, आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वर्षा जी का सवाल है आपसे कि जब भी वारदात हो जाती है तभी आप लोग क्यों जगते हैं, वारदात होने के पहले क्यों नहीं जगते? आपकी प्रशासन इतना ढीला लाचार क्यों रहता है कि कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसमें अपराधियों का हौसला बुलंद हो जाता है, अपराधी लगातार वारदात को अंजाम देते रहते हैं? ये वरिष्ठ पत्रकार का सवाल है आपसे, जवाब दें। देखिए, निरंतर जो आदतन अपराधी होते हैं उनको लगातार नजरबंद किया जाता है, उनका सारी चीजें उसमें जो उनका विश्लेषण है, कहाँ क्या कृत्य कर रहे हैं, मुख्य धारा में वापस कानून के तहत वो रह रहे हैं कि नहीं, कि फिर कोई कानून उल्लंघन करना चाह रहे हैं, तो जो आदतन अपराधी रहते हैं वो निगरानी शुदा बदमाश की श्रेणी में रहते हैं, उसके ऊपर लगातार पेट्रोलिंग होती है और इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ जाती हैं, जैसा कि कृत्य देखा गया, तो कोई आदतन अपराधी इस प्रकार के कृत्य करे और पुलिस व्यवस्था उसमें ना रहे तो दिक्कत है। पर निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ हमारी सरकार आने के बाद, चाहे जो गुमशुदा महिलाओं का एक आंकड़ा आ रहा था कि प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा महिलाएं गुमशुदा है, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छी सफलता पाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, वहां भी सफलता है। फिर उसके बाद खनन की जहां तक बात है तो उसमें दर्ज प्रकरण अभी तक हमने 28 अवैध उत्खनन पे प्रकरण दर्ज किए हैं, अवैध परिवहन पे 26 प्रकरण है, अवैध भंडारण में 9 प्रकरण है और इन प्रकरणों में निराकरण की संख्या भी तुरंत हो रही है और इनसे कितना राजस्व समझौता राशि वसूला गया तो वो भी लाखों करोड़ों में है। तो इस चीज को ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं देखना चाहती, पर ऐसा कोई आदतन अपराधी नहीं होता और इस प्रकार के निरसन से घटना को जब अंजाम डॉक्टर गंधर्व जी जी आशीष जी, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो क्या आपकी पार्टी 2 दिन हंगामा करेगी, बैनर दिखाएगी और वॉकआउट करके चली जाएगी, या फिर वॉकआउट करने से कोरिया की उस पीड़ित महिला को न्याय मिल जाएगा? आप सरकार को सदन के भीतर जो है चर्चा करने और कड़ा कानून बनाने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विपक्ष का अपना दायित्व निभा रही है। विपक्ष का दायित्व होता है कि सरकार को आईना दिखाए, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो या फिर सड़कों पर आंदोलन करने की बात हो। और कांग्रेस पार्टी भरपूर, आज से नहीं, कानून व्यवस्था पे मुझे लगता है कि मैं 5वीं या 8वीं दफा ये बात बोल रहा हूँ कि ये कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अफसरशाही देख लीजिए किस तरीके से बढ़ी हुई है इस प्रदेश में। एक सरकारी व्यक्ति अगर इस तरीके का कृत्य किसी महिला से करता है, उसपे बात होती है कि 24 घंटे हो जाएंगे तो उसका स्वतः ही सस्पेंशन हो जाएगा। बर्खास्त करने की बात सरकार क्यों नहीं करती है? जी ये रवैया है सरकार का जी कि 24 घंटे बाद स्वतः ही जो है सस्पेंशन हो जाएगा। बताइए, अगर इस तरीके से ढील देंगे ये लोग अपराधियों को तो ये घटना घटेगी जी। इसमें सरकार को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सरकार सत्ता में है, जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए कार्य करना होगा। अपने बड़े उद्योगपतियों को छोड़ के जनता की परेशानियों को महसूस करना होगा और विपक्ष इस बात को समझता है, जनता के दर्द से भली भांति अवगत है और इस पर हम विधानसभा में मुद्दा भी उठाएंगे और सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे। सर जी बिल्कुल। वर्षा जी, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में चाहे सत्ता किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, माफिया रसूखदार हमेशा मजबूत क्यों बने रहते हैं? क्या हमारी राजनीति इन अपराधियों के पैसों और रसूख के आगे घुटने टेक चुकी है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी आपको कि मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं, बल्कि उस आम नागरिक की तरफ से बैठी हूँ जो ये जानना चाहती जी कानून का डर खत्म क्यों होता जा रहा है।
जी ठीक है, जनता ये खुद जानना चाहती है कि अगर एक महिला के साथ इतनी बर्बरता होती है और कार्रवाई पर सवाल उठते हैं तो सिस्टम की संवेदनशीलता जो है वो कहाँ है। एक जी। महिला को एक उसी के पति द्वारा जो है शक के आधार पर पेशाब, मतलब आप सोच रहे हैं कितनी अमानवीय घटना है। जी मतलब आपके पास एक, आज हमारा जो समाज है वो किस तरह जा रहा है। अगर पति पत्नी में नहीं बन रहा है तो भाई वो कोर्ट जाके आपसी में समझौते करके वो अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको ये बताने वाला कोई नहीं है। कैसे बताएंगे? हमारी जो सिस्टम है, उन्हें जो प्रोटोकॉल फॉलो करने से फुर्सत मिले तब तो वो बताएं आम जनता को कि उनके पास क्या दायित्व है, कि वो किस तरीके से, अगर आप दोनों का एक छत के नीचे नहीं बन रहा है तो आप एक शक के आधार पे आप उसको इतने बर्बरता से मारने और पेशाब जो है, आप देखे होंगे कि इस घटना कितनी, ये सोचिए कि एक महिला जो है अपने ही घर में शादी होने से पहले भी और शादी होने के बाद भी, शादी होने से पहले वो सड़कों पे भी सुरक्षित नहीं है और शादी होने के बाद आप खुद बताइए ना। ये मैं यहाँ सिस्टम में जो बैठे जो लोग हैं, जो सरकार की तरफ से बैठे हैं, पेश हो रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है जी ये खुद पूछना चाहती है मतलब मैं बतौर जनता की तरफ से आम नागरिक, मैं भी एक महिला हूँ जी बताइए मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मेरी खुद की तो है ही, मेरे परिवार की है, लेकिन मैं अगर परिवार में ही सुरक्षित नहीं हूँ जी तो फिर मैं, अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाती है तो मैं तो ये समझती हूँ कि पुलिस के दरवाजे हैं खुले हैं, तुरंत मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन अगर वो न्याय ही, जी आप ये देखिए, अगर वो जो न्याय है जी वो भी मुझे मिलने में देर हो और मैं खुद उसमें न्याय मिलने में देर हो रही है, मेरे परिवार वालों को, एक आम नागरिक, एक आम महिला की तरह मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ जो सरकार की तरफ से हैं, जी तो आप बताइए, जनता वोट देकर क्या, मतलब जनता जो है वो वोट देकर सरकार चुनती है, ये बहाने सुनने के लिए थोड़ी ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वर्षा जी का सवाल है कि हम भी एक महिला हैं और लगातार जब वारदात होती तो एक आम नागरिक यानी गरीब तबके के लोगों की चप्पलें घिस जाती है FIR करवाने में, अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करवाने में, लेकिन जो रसूख वाले रहते हैं उनका तो भैया मिनटों में हो जाता है। बहरहाल इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे लेता हूं डॉक्टर साहब, पटना का ये कैसा सुशासन है? जब तक DA न्यूज प्लस और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक पुलिस ने रसूखदार पति के खिलाफ मामूली और जमानती धाराएं क्यों लगाई थी? क्या मंत्रालय की कुर्सी पर बैठने वाले आपके मुलजिमों को कानून हाथ में लेने की विशेष छूट मिली है? देखिए, सर्वप्रथम किसी प्रकार से किसी को कोई संरक्षण देने का ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अपराध करेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कितना बड़ा भी रसूखदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने कहा कि FIR दर्ज नहीं होती, तो मैं बताना चाहूंगा हमारी सरकार में बल्कि ज्यादा FIR दर्ज होती है। स्पष्ट निर्देश है, अगर कोई भी आए FIR लिखाने तो तुरंत उसमें आप वहां थाने में जाके आवेदन देंगे, उनको कंपलसरी है लिखना। अगर नहीं लिख रहे तो CM हेल्पलाइन भी उसमें चालू करके रखी है। महिला सुरक्षा की बात वर्षा जी ने की, मैं भी गंभीरता से उस चीज को जानता हूं। और उन्होंने एक बात की, अगर दोनों का नहीं जम रहा था तो तलाक ले लेना चाहिए था, और समाज में ऐसी जागरूकता की कमी है। तो उनका पति मंत्रालय में स्वयं पदस्थ था और इस प्रकार की चीजें थी, और महिला कुछ पहले से अलग भी हो चुके थे, शायद फिर जाके रहने लगे, ऐसा कुछ का पारिवारिक मामला था और गंभीर घटना है। और इसके तहत जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो इसमें BNS की धारा 74 के तहत महिला की लज्जा भंग करना, धारा 76 के तहत वीडियो बनाना, धारा 115/2 और 117/2 के तहत स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना और बंधक बनाना, बहुत सारी गैर जमानती धाराओं में, जिसमें 7 से 12-15 साल तक के सजा का प्रावधान है, उसमें दर्ज किया गया है प्रकरण को, और निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए लगातार पुलिस बल को मजबूत किया जा रहा है। डायल 112 सर्विस चालू की गई है, पिंक पेट्रोल के माध्यम से भी कार्य किया जा रहा है। और मैंने बात की मानव तस्करी की भी, एक बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ में चीजें हो रही थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रहा था, तो उसके लिए डॉक्टर साहब हम ही वो आवाज उठाए थे, आपने इसी चैनल में वादा किया था कि हम कार्रवाई करेंगे, तो आपने कार्रवाई किया, कर रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब का जो सिस्टम अपराधियों का है, मैं यही चाहूंगा कि अपराधियों पर लगाम लगे, अपराध पर, अपराधी जेल जाए, अपराध कम से कम हो। आज चाकूबाजी की घटनाएं तो लगता है सड़क में कोई किसी को भी मार दे रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आशीष जी से सवाल लेता हूं। आशीष जी, बीजेपी का ये आरोप है कि आप लोग और बड़े बड़े नेता रायपुर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्विटर पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी पार्टी कोई भी बड़ा नेता या महिला विंग की कार्यकर्ता कोरिया के पंडोपारा में उस पीड़ित महिला के बच्चों से मिलने पहुंची है या महिला से? क्या विपक्ष सिर्फ वायरल वीडियो को अपना आधार मानकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है?
मैं हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस मामले में जब इस घटना को मैं सुनकर उसको इमेजिन कर रहा हूं तो अंदर से रूह कांप जा रही है मेरी। चाहे वो महिला के साथ हुआ हो या जिंदा जलाने वाली बात हो, एक व्यक्ति को कार के अंदर बिठा के जिंदा जला दिया गया और महिला के साथ जो हरकत की गई वो राजनीति से परे है साहब। और मेरी विनती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एज अ विपक्ष, एज अ छत्तीसगढ़ का नागरिक और एक इंसान होने के नाते कि कृपा करके अभी भाजपा कांग्रेस इस पे आरोप उस पे आरोप बंद करे और अपनी कमी को पहचाने, अपनी गलती को सुधारे और जो कानून व्यवस्था लाचार होते जा रही है छत्तीसगढ़ में उसको सुधारे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें घर से निकलने में डर लगेगा। आज तो हम जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसा ना हो जाए कि हम अपने कमरों से निकलने से डरने लगे और इस तरीके की घटना अगर नहीं रुकेगी तो सिर्फ और सिर्फ हम फोन पर बात ही कर पाएंगे और टीवी में डिबेट ही कर पाएंगे। रस्तों में लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा। सर, मैं बहुत अपने दुखी मन से कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही खराब निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाओं को बंद करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। नहीं तो ये आक्रोश जनता का, दुख जनता की पीड़ा बाहर आएगी और ये सरकार क्या, देश की सरकार भी इसे संभाल नहीं पाएगी। जी वर्षा जी, छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है। आज के दौर में एक खतरनाक ट्रेंड बन गया है कि जब तक किसी अपराध का वीडियो वायरल नहीं होता या मीडिया का दबाव नहीं बनता तब तक पुलिस अपनी मर्जी से निष्पक्ष एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इस वीडियो आधारित न्याय व्यवस्था को आप एक खोजी पत्रकार के नजरिए से कैसे देखती है? जी, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई थी, मैं थोड़ा सुन नहीं पाई, थोड़ा आखिरी में। वर्षा जी, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और जिस तरीके से मामले आते हैं छत्तीसगढ़ में कि जो वायरल वीडियो होता है या मीडिया का दबाव आता है तब जाके पुलिस एफआईआर करती है, वरना एक एफआईआर भी निष्पक्ष तरीके से नहीं होती। आप खोजी पत्रकार हैं, आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, मेरा तो सबसे पहले यहाँ ये मेरा कहना है बतौर पत्रकार जी कि जिसके जो कैमरे में कैद हो गया, जो वायरल हो गया, उसे तुरंत इंस्टेंट न्याय मिलेगा। और जिसकी घटना जो है वो कैमरे से हट गई, छिप गई, तो उसे शायद वो न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। या आपके चैनल के माध्यम से या हमारे खबरों के माध्यम से हमें उनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। मेरा यहाँ एक सवाल है कि जनता को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसकी सरकार में कितने अपराध हुए। जनता यह जानना चाहती है कि आज अपराधी कानून से डर क्यों नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने कमिश्नरेट लागू कर दिया प्रदेश में जी। और अभी बीते दिनों हमारे एक मित्र जो है वो अपने परिवार के साथ खाना खाते हुए आई, उन्होंने वीडियो वायरल किया कि एक हथियारबंद में होते हुए जो है अपराधी महाराज की गाड़ियों से, हम आए दिन नहीं, अब तो दिन में कम से कम 50 चीजें हम जी जनहित की खबरें बहुत कम पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों। क्या जी मतलब मैं सरकार से इसमें जो बैठी है प्रशासन, मतलब क्या मुझे ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी है कि आप आइए छत्तीसगढ़ में अपराध कीजिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब वर्षा जी को आप सुन रहे थे, रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि अब वे सत्ताधारी दल के नेताओं की जान लेने से भी नहीं हिचक रहे हैं? क्या कोरिया का जिला प्रशासन और खनिज विभाग इन माफियाओं के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुका है या फिर इसमें कुछ सफेद पोशों की भी साठगांठ है? देखिए, सर्वप्रथम अपराधी या इस प्रकार की मानसिकता के लोग जी, उनके लिए छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की जगह नहीं है जी और किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं। जी सरकार और प्रशासन अपने स्तर पे प्रयासरत है। जिस प्रकार से वर्षा जी ने बताया कि लगातार अपग्रेडेशन के काम चल रहे हैं, कमिश्नरेट लाया गया है, प्रभावी रूप से कार्य हो रहा है। जो खनन विभाग है उसमें आजकल ड्रोन मॉनिटरिंग भी हो रही है। मैंने आपको कुछ आंकड़े सर कहा जी सर, आंकड़ों में ही तो, कागजी आंकड़ों में ही तो आम जनता को संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। जमीनी स्तर पे बताइए ना, अगर आपकी जमीनी स्तर पे ये सारी चीजें होती, क्या आपकी सरकार अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि जब जाएंगे कार्रवाई करने तो आपको भी साथ ले जाएंगे। आपके शासन में तो एक बार जान के पूछ लीजिएगा। आपका तो ये होना चाहिए कि एफआईआर होनी नहीं चाहिए, इतना मजबूत हमारा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को पुलिस दरवाजे कम, शिक्षा, रोजगार और उन सब चीजों में व्यक्ति को अपना ज्यादा समय देना चाहिए, ना कि पुलिस थाने कोर्ट कचहरी में
आप समझ रहे हैं? जी जी तो आपको लेके चले जाएंगे। आपको कार्रवाई देखनी है, आप एक बार जाइए एसपी के पास, जाइए एसपी के पास, जाइए कहाँ कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ वो कार्रवाई नहीं करेंगे, तब आप बताइए। लेकिन पीड़ित और जनता दोनों वहीं के वहीं रह जाते हैं। नहीं है, मैंने क्या कहा कि दिक्कत यही है कि घटना के घटना तो बाद आएगा नहीं। यहाँ जैसी जानकारी मिली, प्राथमिक सूचना मिली, मामला दर्ज जो है अवसर तलाशने में जांच में जो पाया गया तो धाराओं को सुधारा गया, उसमें और अपग्रेड किया गया, गैर जमानती धाराएं लगाई गई और उसके बाद उसमें जो किया जा सकता है यथासंभव हर चीज की जा रही है। और जितनी भी घटनाएं हैं उसकी कड़ी निंदा करते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी आपराधिक मानसिकता का हो या अपराधी हो, उसके खिलाफ 0 टॉलरेंस है, चाहे किसी भी दल का हो, कितना भी बड़े रसूखदार हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो। डॉक्टर साहब कुल मिला के वर्षा जी एक खोजी पत्रकार हैं, लगातार ग्राउंड में रिपोर्टिंग करती हैं, इस वजह से कई सारे जो मामले हैं उनके सामने आते हैं, देखती हैं, खुद झेलती हैं, इसलिए आज उनको मौका मिला, इससे सवाल दाग रही है। बिल्कुल शासन कार्रवाई करती है तो साथ में जाएं एक बार। वो बोल रही हैं कागजी आंकड़े हैं, तो खोजी पत्रकार हैं तो खोजने के लिए थोड़ा जमीन में जाएं, शासन के साथ अनुग्रहित करें। सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे जमीन पे जाना है, क्या स्तर पे जाना है कि मुझे किस तरीके से पत्रकारिता करनी है, वो तो छोड़िए। कल जो घटना हुई है, एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया है। शासन का आंकड़ों को कागजी कार्रवाई कर रही है मैडम, वो भी तो ठीक नहीं है, कोई वहाँ जाके कार्रवाई किया होगा। ये जिंदा व्यक्ति को चलाया गया। मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आशीष जी के पास चलता हूँ, कांग्रेस से सवाल कर लेता हूँ। आशीष जी, आप सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करने की बात करते हैं, सदन में तो आप हंगामा करके वॉकआउट करके चले जाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए आपके पास क्या ठोस सुझाव या नीतियां या फिर सिर्फ सरकार के विरोध करना ही आपका एकमात्र एजेंडा है? कोई आपके पास सुझाव है, रोड मैप है, तो वो भी आप रखें सरकार के पास। इस सरकार का विरोध करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। जब सरकार की कान में जू ना रहेंगे और जिस तरीके से कानून व्यवस्था आज चल रही है, उसके बावजूद अगर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, इस बात पे अगर कोई जिम्मेदारी तय नहीं करेगा और केवल सफाई देने की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता अगर, तो निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जरूरी है कि प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई की जाए सरकार द्वारा। जरूरी है कि उन अधिकारियों को जिन्होंने छूट दे रखी है, उन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने लोगों को स्नेह दे रखा है, उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। कार्रवाई कानून के प्रशासन के अधिकारियों पे की जाए ताकि अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के लिए एक सीरियसनेस डेवलप हो, वो अपने कर्तव्यों को समझे और इस तरह की घटनाओं को होने से पहले लोगों के मन में पुलिस का, कानून का भय बनाने में सक्षम हो सके। जी, हमारी पुलिस सक्षम है, हमारे अधिकारी सक्षम हैं, उनसे काम लेने की जरूरत है, उन्हें एक सही तरीके से निर्देशित करने की जरूरत है, एक सही दिशा निर्देश देने की जरूरत है। और यही मेरा सुझाव है। मैं दोनों ही घटनाओं को बहुत निंदनीय रूप से देखते हुए ये कहना चाहूंगा कि इस पर पार्टी से उठकर, इस पर भाजपा कांग्रेस से उठकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल। वर्षा जी, छत्तीसगढ़ में मंत्रालय का रसूख और रेत माफिया की ताकत, ये दोनों मिलकर कानून व्यवस्था की गला घोट रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई और नेताओं की राजनीति इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये रसूखदार आज इतने बेलगाम हो चुके हैं? जी अरुण जी, देखिए बहुत साधारण सी बात है। आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है जी। यहाँ की जो हर व्यक्ति क्या चाहते हैं जी, समय पे भोजन मिले, एक आवास हो और अपने एक सुकून से अपने परिवार के साथ जिंदगी हो जी। लेकिन इन सब में सबसे पहले एक व्यक्ति, इस घटना को आप बड़ी बारीकी से देखिए ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कही जी, रेत खनन, अवैध रेत खनन, मतलब ये भी एक मुद्दा है कि प्रदेश में अवैध रेत खनन हो रहा है। सरकार आपकी है, इसलिए जवाबदेही भी आपकी है। अगर शुरुआती कार्रवाई पर ही अगर सवाल उठ रहे हैं, मेरा तो जनता का पूछने का तो हकदार है कि सिस्टम आखिर किस दबाव में काम कर रही है, किस एक व्यक्ति मतलब किसे लाभ पहुंचाना चाह रही है। मेरा सवाल दोनों पक्षों से है भाई, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी, जब भी राजनीतिक वो में आप देखिए पार्टी वो में कांग्रेस के समय भी हो या बीजेपी के कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो जी, मतलब हमेशा किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ही कानून का गला घोटा जाता है। आप बताइए ना,
एक आईपीएस एक आईएएस ऑफिसर इतना दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके वो यहाँ पे प्रशासन में बैठा है, शासन में के साथ तालमेल की कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो वो आम जनता की मदद नहीं कर पा रहा है। क्यों बंधे हैं हाथ? मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से, ऐसी क्या वीडियो वायरल हुआ तब वो कर्मचारी के ऊपर आपने गैर जमानती धाराएं और फिर सारी चीजें, मतलब ये तो एक ऐसी बात हो गई, मतलब जी मामला उजागर हुआ तो दे गए, अगर मामला उजागर नहीं होता जी तो ये बात तो सामने जी आती बिल्कुल। नहीं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप वर्षा जी के सवालों का जवाब तो दे ही दीजिए, लेकिन एक बात बताइए, देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को आप बताइए आज कि अपराधियों पर लगाम कब लगेगी, अपराधियों के जुलूस कब निकलेगी, अपराधियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? आपके बाकी बीजेपी शासित कहते हो तुरंत बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन जो मुख्य आरोपी आप इस पे जो है कोरिया के जो मंत्रालय में पदस्थ कर्मचारी, क्या आप इसके यहाँ बुलडोजर चलाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम घटना बेहद निंदनीय है। वर्षा जी ने जिस प्रकार कहा कि संरक्षण प्राप्त है या किसी को ऐसा है, तो वैसे किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं है। जहाँ तक बुलडोजर एक्शन की बात है, तो बुलडोजर एक्शन लगातार ये बताइए ना, इनका ही नेता को जिंदा जला दिया गया, जब इनका ही नेता सुरक्षित नहीं है। पत्रकार हैं, आप डिबेट क्यों खराब कर रहे हैं? आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप बोल रहे थे, मैं सुना। जी तो उस प्रकार से जहां पर जो कार्रवाई करनी है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। जो रेत खनन की बात इन्होंने की, उसमें भी लगातार नए नए टेक्नोलॉजी से अब उस चीजों को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ताकि जो खनन माफिया है उनकी भी कमर तोड़े और वहां भी बुलडोजर कार्रवाई हो। इन्होंने कहा वीडियो वायरल होने के बाद धाराएं बढ़ाई गई, तो पहले जब शिकायत प्राप्त हुई तो उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया, उसमें फिर विवेचना करके उसमें जो जो धाराएं ऐड करनी थी वो प्रशासनिक स्तर पर पुलिस विभाग ने अपने तरफ से की। अब इसमें कहीं पर भी ये नहीं रह जाता कि सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है, सरकार की मंशा नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, कोई भी आपराधिक मानसिकता का हो, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं कांग्रेस के मित्र से भी यही बोलना चाहूंगा कि ठीक है, उनकी भी मांग यही है, बुलडोजर एक्शन हो, यूपी मॉडल हो, तो वो भी करेंगे, पर क्या उस समय वो मानव अधिकार के लिए छाती नहीं पीटेंगे? तो हमारा कहना स्पष्ट है कि जितनी चीजों को हमको करना है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, उसको करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप अगर राजनीति करनी हो तो मैं पामगढ़ के जो विधायक हैं उनका जो वीडियो वायरल हुआ था उस चीज पे भी जा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो चीजें ना करते हुए, गंभीर और बेहद ही संवेदनशील विषय है, उस महिला के साथ जो बर्बरता हुई उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते, और उसको यथोचित न्याय मिले इसके लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। चाहे प्रशासनिक स्तर पे जो हमको इम्प्रूवमेंट्स करने वो लगातार कर रहे हैं, जैसे कमिश्नरेट का हो या डायल 112 की गाड़ियों का हो या फॉरेंसिक यूनिट्स का बनाना हो, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेंसिक यूनिट्स के माध्यम से जितने भी आपराधिक तत्व हैं वहां पर जब दस्तावेज जाए तो तुरंत उनको सजा हो और इस प्रकार के प्रकरण कम से कम हो, और अपराधियों में खौफ बनाने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। जितने आदतन अपराधी हैं उनको लगातार रिमाइंड में रखा गया है, नजरबंद किया जाता है, कई लोगों को जिला बदर किया जाता है, और प्रशासन उसमें काम कर रही है, उसको सुधार किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के कृत्य नहीं चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है ये मामला, और चाहे पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, सभी को सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की कोई भी घटना है उसमें जीरो टॉलरेंस के साथ चाहे जितना बड़ा भी व्यक्ति हो कार्रवाई हो। जो रेत खनन वाले मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 9 जन संदिग्ध है, उसमें स्पेशल टास्क टीम बनाई गई है जिनका नाम है, उसमें उन लोग की भी जांच की जा रही है, उनको भी खोज के निकाला जाएगा और सबको सलाखों के पीछे लाया जाएगा। और अपराधियों के मन में खौफ अगर आना है तो अभी तक मैं राजनीतिक बयान नहीं कर रहा, तो ये सभी को पता है कि भाजपा किसी भी प्रकार से किसी भी आपराधिक समर्थन नहीं करती। मैं ये नहीं जानता कि वो कौन से पार्टी के हैं क्या है, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर भाजपा कार्यकर्ता तो उसकी समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है, और उसने अगर ऐसा कुछ किया है तो हमारा क्या मानना है, उसको डबल सजा होनी चाहिए। तो हम कहीं से भी अपराधियों के साथ नहीं है, और जितना यथासंभव हो सकता है हम प्रयासरत हैं, और वीडियो वायरल होना या ये होना वाली चीजें नहीं है। जो भी प्रक्रिया है उसके तहत विवेचना आगे बढ़ती है, उसमें धाराएं आगे जुड़ती भी हैं। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि हाथ में डर जिस तरीके से आप विवेचना की बात कर रहे हैं ना, हमारे ही रायपुर में एक पत्रकार साथी के ऊपर तुरंत आनन फानन मुकदमा कायम हो गया, बिना जांच बिना विवेचना।
और आप अभी आपका जो कर्मचारी है मंत्रालय में, तो उसकी विवेचना करके और यहाँ आप नाप देते हमारे पत्रकार साथियों को। तुरंत ही दर्ज हो गया था, FIR तुरंत दर्ज हुआ है, इसमें कहीं कोई नहीं है, धारा बाद में ऐड की गई है। FIR जैसे शिकायत प्राप्त हुई है तुरंत दर्ज हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाद में विवेचना के बाद FIR हुई है, पहले ही कुछ धाराओं में उसमें ले लिया गया संज्ञान में, फिर विवेचना करके उसमें जो और अतिरिक्त धारा जोड़ना तो उसको और जोड़ें। तो राजनेताओं के पास अपनी अपनी दलीलें हो सकती है, पुलिस के पास अपनी फाइलों और बहानों का पुलिंदा हो सकता है, लेकिन डीए न्यूज प्लस के मंच से आज छत्तीसगढ़ का हर नागरिक सिर्फ एक ही सच देख रहा है, और वो सच ये है कि रसूख और माफिया के इस कुरुक्षेत्र में आज आम जनता, कानून और इंसानियत हार चुकी है। कोरिया जिले की ये दो तस्वीरें सिर्फ दो अपराध नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम के सड़ चुके चेहरे का आईना है। एक तरफ वो अभागी मां जिसके जिस्म और रूह को कैंची से कतर दिया गया है, जिसे अपनों के सामने ही जलील कर पेशाब पिलाया गया है, और हमारी पुलिस मंत्रालय के रसूखदार साहब के सामने घुटने टेक कर मामूली धाराएं लगाती रही। तो दूसरी तरफ सरेआम अवैध रेत का काला कारोबार करने वाले माफिया सत्ताधारी दल के ही नेता को जिंदा फूंक दिया है। आज डीए न्यूज प्लस इस मंच से साफ कर देना चाहता है कि चाहे वह मंत्रालय की वीआईपी कुर्सी पर बैठा हैवान पति हो या फिर खाकी का खौफ कफन में लपेट कर घूमने वाले बेखौफ रेत माफिया, जब तक इन गुनहगारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक कानून की वो कड़क लाठी इन पर नहीं बरसती जिससे अपराधियों की रूह कांप जाए। तब तक हमारी ये दहाड़ बंद नहीं होगी। हम रायपुर के आलीशान दफ्तरों में बैठे हुक्मरानों की नींद तब तक उड़ाते रहेंगे जब तक कि कोरिया की उन चीखों और जलती हुई लाशों का पूरा हिसाब नहीं हो जाता है। आज की इस महाबहस में जुड़ने के लिए हमारे तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए डीए न्यूज प्लस, क्योंकि हम समझौता नहीं सिर्फ सच दिखाते हैं। नमस्कार।